जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। एचएसएल को मिला इंडियन नेवी की सबमरीन की रिफिट का कार्य। इंपोर्ट में गिरावट के बावजूद भारत अभी भी है दुनिया का सबसे लार्जेस्ट डिफेंस इंपोर्टर। AK-203 राइफल्स टेस्टिंग स्टेज में। भारत अपने डिफेंस आइटम्स एक्सपोर्ट कर रहा है 80 से अधिक देशों को। और भारतीय विदेश मंत्रालय की एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक भारत यूक्रेन में स्कूल्स के रिकंस्ट्रक्शन के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए सहमत। डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ आज 13 मार्च को भारतीय रक्षा मंत्रालय ने इंडियन नेवी की तीसरी किलो क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन INS सिंधु कीर्ति के नॉर्मल रिफिट के लिए विशाखापट्टनम में स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड यानी कि HSL के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। और इस कॉन्ट्रैक्ट की कीमत है 934 करोड़ रुपए। और HSL की फैसिलिटी में अपने नॉर्मल रिफिट को कंप्लीट करने के बाद जो ये INS सिंधु कीर्ति है ये कॉम्बैट वर्दी हो जाएगी और फिर जिसके बाद ये इंडियन नेवी की एक्टिव सबमरीन फ्लीट को ज्वाइन करेगी। और इस परियोजना में 20 से भी अधिक MSMEs इन्वॉल्व की जाएंगी और ये नए रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा। और इस सबमरीन के नॉर्मल रिफिट का जो कार्य है वो HSL को देने का प्रमुख उद्देश्य यही है कि हम अपनी सबमरीन्स के लिए एक अल्टरनेट रिपेयर फैसिलिटी को विकसित कर सकें। और इसलिए यह HSL में लाइफ सर्टिफिकेशन के साथ मीडियम रिफिट की तरफ उठाया गया एक और महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा आज रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट की तरफ से राज्यसभा को एक रिटन रिप्लाई में सूचित किया गया कि डिफेंस इक्विपमेंट को भारत में स्वदेशी तौर पर डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर करने के लिए जो पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार की तरफ से अलग अलग इनिशिएटिव्स, रिफॉर्म्स ये चलाए गए, तो इन्हीं के परिणाम स्वरूप भारत के डिफेंस प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट में गिरावट आई है। फॉरेन सोर्सेज पर हमारी निर्भरता कम हुई है और 2018-19 में फॉरेन सोर्सेज से डिफेंस प्रोक्यूरमेंट के मामले में जो हमारा खर्च था वो था करीब 46% और फिर उसके बाद से दिसंबर 2022 तक इसमें 46% से 36.7% तक गिरावट देखी गई है। इसके अलावा इस बारे में भी सूचित किया गया कि पिछले 5 वर्षों में भारत सरकार ने डिफेंस डील्स में 15 ऑफसेट एग्रीमेंट्स को साइन किया है और इन 15 ऑफसेट एग्रीमेंट्स में से 9 एग्रीमेंट फॉरेन वेंडर्स के साथ है जिनकी टोटल कॉस्ट है $1.86 बिलियन। बाकी इसके आगे की डिटेल सेंसिटिव और स्ट्रेटेजिक होने के कारण डिस्क्लोज नहीं की गई है। और बाकी जिन्होंने अपने ऑफसेट दायित्वों को पूरा नहीं किया है तो उनके खिलाफ पेनल्टीज भी लगाई गई हैं। जहां एक तरफ भारत सरकार की तरफ से राज्यसभा को यह सूचित किया गया है कि पिछले 5 वर्षों में फॉरेन सोर्सेज से भारत के डिफेंस इंपोर्ट में गिरावट आई है, लेकिन सिप्री की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक 2018 से 2022 तक भारत अभी भी आर्म्स इंपोर्टर्स की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है। और सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक 2018 से 2022 तक आर्म्स इंपोर्टर्स के मामले में भारत का शेयर है 11%। फिर दूसरे नंबर पर है सऊदी अरेबिया जिसका शेयर है 9.6%, तीसरे पर है कतर, चौथे पर ऑस्ट्रेलिया और पांचवें पर है चीन। और अगर आप बात करेंगे केवल 2022 की तो इस लिस्ट में भी भारत पहले नंबर पर है, दूसरे पर है कतर और तीसरे पर है यूक्रेन। और 2018 से 2022 तक भारत के आर्म्स इंपोर्ट में सबसे ज्यादा इंपोर्ट हुआ है रशिया से, फिर उसके बाद है फ्रांस, तीसरे पर है US, चौथे पर इजराइल और पांचवें पर साउथ कोरिया। लेकिन अगर आप भारत के डिफेंस इंपोर्ट को कंपेयर करेंगे 2013 से लेकर 2017 तक तो उसके मुकाबले पिछले 5 वर्षों में भारत के डिफेंस इंपोर्ट में 11% तक की गिरावट आई है। हालांकि इस गिरावट के बावजूद भी भारत अभी भी सबसे लार्जेस्ट डिफेंस इंपोर्टर की लिस्ट में शामिल है। और बाकी जैसा कि 2018 से 2022 तक सबसे ज़्यादा डिफेंस इक्विपमेंट रशिया ने ही भारत को सप्लाई किए हैं, लेकिन अगर आप उसे पहले से कंपेयर करेंगे तो रशिया द्वारा भारत के लिए डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई करने के मामले में रशिया का जो शेयर है वो केवल 45% रह गया, जबकि पहले रशिया से लगभग 64% तक का डिफेंस इंपोर्ट होता था। और रही बात डिफेंस एक्सपोर्ट की तो 2015 से 2019 तक भारत डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में टॉप 25 कंट्रीज में शामिल था और भारत का नंबर था 23। लेकिन अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट है 2018 से 2022 वाली तो इसके डिफेंस एक्सपोर्ट वाले लिस्ट में भारत का नाम टॉप 25 में भी नहीं है, जबकि डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में टॉप 5 पर है। पहले पर US, दूसरे पर रशिया, तीसरे पर फ्रांस, चौथे पर चीन और पांचवें पर है जर्मनी। और चीन ने जो सबसे ज़्यादा डिफेंस आइटम सप्लाई किए हैं वो किए हैं पाकिस्तान को, फिर उसके बाद है बांग्लादेश और फिर तीसरे पर सर्बिया। आज सोमवार को भारत सरकार की तरफ से सूचित किया गया है कि उत्तर प्रदेश में स्थित भारत और रशिया की जॉइंट वेंचर कंपनी इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड में वर्तमान समय में AK-203 असॉल्ट राइफल्स की मैन्युफैक्चरिंग चल रही है और ये टेस्टिंग स्टेज में है। और इस जॉइंट वेंचर में इन AK-203 असॉल्ट राइफल्स का उत्पादन करने के लिए सारी फैसिलिटीज स्थापित हो चुकी हैं। इसके अलावा आज 13 मार्च को इंडियन ओशन रीजन में ला पेरोस मल्टीलेटरल एक्सरसाइज के तीसरे एडिशन को आयोजित किया गया है। ये जो एक्सरसाइज है ये कल 14 मार्च तक आयोजित की जाएगी और इस एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, भारत, जापान, US और UK की नेवीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये जो ला पेरोस है ये फ्रेंच नेवी द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले एक बाई एनुअल एक्सरसाइज है जिसका उद्देश्य होता है मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को बढ़ाना और इसमें पार्टिसिपेट करने वाले नेवीज के साथ अपने मैरीटाइम कोऑर्डिनेशन को और ऑप्टिमाइज करना। और इस एक्सरसाइज के दौरान सरफेस वॉरफेयर, एंटी एयर वॉरफेयर, एयर डिफेंस एक्सरसाइज, क्रॉस डेक लैंडिंग्स और टैक्टिकल मनोवर्स जैसे कॉम्प्लेक्स और एडवांस नेवल ऑपरेशंस को कंडक्ट किया जाएगा।
और इस एक्सरसाइज में भारत की स्वदेशी गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS सह्याद्री और फ्लीट टैंकर INS ज्योति पार्टिसिपेट कर रही हैं और इस एक्सरसाइज को चीन के लिए एक तरह के संदेश के तौर पर भी देखा जा रहा है। बाकी एक अपडेट यह है जिसमें आज रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट की तरफ से राज्यसभा को सूचित किया गया है कि भारत सरकार ने 2024-25 तक 1,75,000 करोड़ रुपीस तक के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को अचीव करने का टारगेट सेट किया है, जिसमें 35,000 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट वाला टारगेट भी शामिल है। और पिछले 5 वर्षों में भारत ने जो मेजर डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट किए हैं तो उनमें वेपन सिमुलेटर्स, टीयर गैस लॉन्चर, टॉर्पेडो लोडिंग मैकेनिज्म, अलार्म मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, नाइट विजन मॉनिकुलर एंड बाइनोकुलर, लाइट वेट टॉर्पेडो एंड फायर कंट्रोल सिस्टम, आर्मर्ड प्रोटेक्शन व्हीकल, वेपन लोकेटिंग रडार, HF रेडियो और कोस्टल सर्विलेंस रडार जैसे इक्विपमेंट शामिल हैं। और अभी के समय भारत 80 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट कर रहा है। हालांकि वो कंट्रीज कौन कौन सी हैं तो स्ट्रेटेजिक रीजंस के कारण उनके नाम का खुलासा नहीं किया गया है। बाकी फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में 6 मार्च 2023 तक भारत के जो डिफेंस एक्सपोर्ट की वैल्यू है वो है 13,399 करोड़ रुपीस। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से 345 पेजेस की उनकी एनुअल रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट में इस बात को हाईलाइट किया गया है कि 26 से 11 मुंबई हमलों के पीड़ितों के परिवारों को न्याय दिलाने में पाकिस्तान ने अभी तक कोई भी ईमानदारी नहीं दिखाई है। और जबकि भारत ने लगातार इस बात पर जोर दिया है कि पाकिस्तान को क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को समाप्त करने के लिए विश्वसनीय, अपरिवर्तनीय और सत्यापन योग्य कार्रवाई करने की जरूरत है। भारतीय विदेश मंत्रालय की एनुअल रिपोर्ट इस बात को भी हाईलाइट करती है कि LOC और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार पाकिस्तान भारत में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इन्फिल्ट्रेशन और हथियारों की स्मगलिंग में लगातार लगा हुआ है। इस रिपोर्ट में इस बात को भी पॉइंट आउट किया गया है कि पाकिस्तान अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फेलियर से ध्यान हटाने के लिए भारत को बदनाम करने के लिए हॉस्टाइल प्रोपेगेंडा में शामिल है और जम्मू कश्मीर सहित भारत के पूरी तरह से आंतरिक मामलों पर पाकिस्तान की सभी कार्रवाइयों और बयानों को भारत स्पष्ट रूप से खारिज करता है। इसके अलावा भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में इस बात को भी मेंशन किया है कि इस ऑनगोइंग रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में भारत ने यूक्रेन और पड़ोसी देशों को 99.3 टन तक के ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के 12 कंसाइनमेंट्स प्रोवाइड करवाए हैं, जिनमें मेडिसिन, ब्लैंकेट्स, टेंट्स, टारपुलिन और मेडिकल इक्विपमेंट शामिल हैं। और इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जो भारत है वो यूक्रेन में स्कूल्स के रिकंस्ट्रक्शन, रीमॉडलिंग और रीफर्बिशिंग में 57,82,591 रुपीस वित्तीय सहायता के रूप में देने के लिए सहमत है। इसके अलावा विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक UNSC में भारत की परमानेंट मेंबरशिप के लिए फ्रांस एक मजबूत समर्थक रहा है। इस रिपोर्ट में चीन के साथ भारत के रिलेशन को लेकर यह कहा गया है कि चीन के साथ भारत का एंगेजमेंट काफी कॉम्प्लेक्स है। दोनों पक्षों ने पेंडिंग पड़े बाउंड्री इश्यूज को सेटल करने और सीमावर्ती क्षेत्रों पर शांति और स्थिरता को बनाए रखने के लिए सहमति दी है। हालांकि अप्रैल-मई 2020 की स्टार्टिंग से ही चाइनीज पक्ष ने LAC के साथ कई बार यथास्थिति को एक तरफा तरीके से बदलने के कई सारे प्रयास किए हैं और जिसने LAC की शांति को गंभीर रूप से भंग किया है। हालांकि चीन के इन प्रयासों का इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने एक उचित जवाब दिया है। बाकी दोनों पक्ष पूर्वी लद्दाख में LAC के इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए सहमत है और सभी फ्रिक्शन पॉइंट से कंप्लीट डिसएंगेजमेंट को अचीव करने के लिए चाइनीज पक्ष के साथ जो डिस्कशन है वो भी जारी है। लेकिन इस रिपोर्ट में इस बात को मेंशन किया गया कि LAC पर यथास्थिति को बदलने के लिए चीन द्वारा किए जाने वाले एक तरफा प्रयासों ने भारत और चीन के बायलैटरल रिलेशनशिप को काफी गंभीर रूप से प्रभावित किया है। सोशल मीडिया पर एक मेमो काफी वायरल हो रहा है और इसके मुताबिक तालिबान के विदेश मंत्रालय ने अपने स्टाफ को कहा है कि वो काबुल में स्थित इंडियन एम्बेसी में आयोजित किए जाने वाले 4 दिवसीय डिप्लोमेसी कोर्स को अटेंड करें। और इसी मेमो के हवाले से कई ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स भी देखने को मिल रही हैं जिनमें यह दावा किया जा रहा है कि पहली बार भारत तालिबान डिप्लोमेट्स को काबुल में स्थित अपनी एम्बेसी में ट्रेन करने वाला है। और इन मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि इन तालिबान डिप्लोमेट्स के लिए इंडियन एम्बेसी में जो ये कोर्स है ये 14 मार्च से 17 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया की तरह भारत ने भी अभी तक तालिबान के रिजीम को मान्यता नहीं दी है और सोशल मीडिया पर वायरल इस मेमो के साथ जो अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किए जा रहे हैं कि भारत पहली बार तालिबान डिप्लोमेट्स को काबुल में स्थित अपनी एम्बेसी में ट्रेन करने वाला है, तो आपको स्पष्ट कर दें कि अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अभी तक इस दावे को लेकर ना तो तालिबान ऑफिशियल्स की तरफ से और न ही भारत सरकार की तरफ से कहीं से भी कोई भी ऑफिशियल कमेंट देखने को नहीं मिला है और औपचारिक रूप से इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि क्या भारत सच में तालिबान डिप्लोमेट्स को कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल कर रहा है या नहीं। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है जिसमें आज क्रेमलिन के प्रवक्ता की तरफ से कहा गया कि इस साल भारत में आयोजित होने वाली G20 समिट में रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शामिल हो सकते हैं, लेकिन अभी इस पर अंतिम रूप से कोई फैसला नहीं लिया गया है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2003 में बीजापुर में नक्सल्स का मुकाबला करते हुए हेड कांस्टेबल सत्यम कड्याल ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। बाकी आपके लिए आज का प्रश्न है कि सिम्बैक्स एक्सरसाइज किन देशों के बीच आयोजित की गई थी। समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा।
अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन को चेकआउट करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।